नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि आप तक जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनके निवारण जो है वो आप तक पहुंचे हमारे विशेषज्ञों के जरिए। आज इसी कड़ी में हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं जिनका आयुर्वेद से गहरा नाता है। जी हाँ, एक वैद्य के रूप में सालों तक शोध करने के बाद उन्होंने पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियाज की सूजन से संबंधित एक बेहद घातक बीमारी का उन्होंने उपचार ढूंढ निकाला। साथ ही उनके उपचार से बहुत लोगों को उन्होंने ठीक करा और इसकी रोकथाम के लिए भी ये जो उपचार उन्होंने जो पैदा किया है वो कहीं ना कहीं आज बेहद पूरे विश्व में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड ही के साथ साथ भारत में आयुर्वेद को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले, साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले और भूतपूर्व राष्ट्रपति के फिजिशियन रहे वैद्य बालेंदु प्रकाश जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो वैद्य जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आयुर्वेद को बुलंदियों में पहुंचाने वाले हैं आप, और सबसे पहले हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आयुर्वेद से जो आपका ये गहरा नाता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपका रुझान आयुर्वेद में किस तरह से शुरू हुआ? तो पहले मैं एक संशोधन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद को बुलंदी पहुँचाने वाला मैं नहीं हूँ। आयुर्वेद से संभवतः बुलंदियाँ छूने वाला मैं वैद्य हो सकता हूँ। जी बिल्कुल। और आपने बात की कि मेरा आयुर्वेद से नाता कैसे है, तो आपने सवाल पूछा एक मछली के बच्चे से कि तुम्हारा पानी से नाता क्या है। तो मैं एक वो सौभाग्यशाली हूँ जिसका जन्म एक वैद्य के घर में हुआ। मेरे स्वर्गीय पिता वैद्य चंद्र प्रकाश जी और मेरी माता शशिमुखी जी दोनों एक रूप थे, और डिग्री तो पिताजी के पास थी पर माँ उनके साथ मिलकर दवा बनाती थी। और भारत में परंपरा रही है कि अपनी औषधि बना के चिकित्सा करना, और ये ज्ञान भी उनके पास एक गुरु महाराज से था जो कि एक योगी और सन्यासी थे। उनको रस शास्त्र का, आयुर्वेद का एक परंपरागत ज्ञान है रस शास्त्र, उसके पारंगत थे। तो ये दवाइयाँ घर में ही बनती थी, और घर में ही बनती थी क्योंकि इनको बनने में सालों लगते हैं। तो जन्म ही मेरा वैसे हुआ जैसे मछली का जन्म पानी में होता है। तो ये मेरा है माहौल में हुआ जहाँ आपने सब कुछ बचपन से ही देखा। और दूसरी जो सबसे अच्छी जो इसकी पकड़ थी कि हमारे माँ बाप ने हम भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दी। मेहनत मजदूरी हम घर में ही करते थे, मध्यम वर्गीय थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा कि मेरे पिताजी जो दवा बनाते थे उनसे कुछ रोगी उनके ठीक होते थे, ज़्यादातर लोग नहीं ठीक होते थे, क्योंकि मरता क्या ना करता आयुर्वेद में आने की परंपरा थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो आयुर्वेद का बहुत नाम हो गया। तो ज़्यादातर मरीज लाइलाज आते थे, नहीं ठीक होते थे। उनमें से जो ठीक होते थे उनमें मेरी जिज्ञासा बढ़ी, और बीएससी करते करते मुझे लगा कि मेरे पिताजी जो काम कर रहे हैं इसके पीछे कोई ज्ञान छिपा हुआ है। और इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं दूंगा कि मेरे को बीएससी के दौरान, शायद ये टर्निंग पॉइंट था, मेरे को पेट के बाएं हिस्से में एक छोटा सा दाना हुआ। मेरे जीजा उस समय एमडी कर रहे थे मेरठ में। मैं सीधे उनके पास चला गया, दरने में दर्द बहुत था। उन्होंने देखते ही बोला कि तुमको हर्पीस जोस्टर है, यहाँ पर मुझे सलाम करना है। मॉडर्न मेडिसिन को हर चीज़ टू द पॉइंट लिखी हुई है। तो बोले क्या है? बोले ये एक नर्वल इन्फेक्शन है और ये तुम्हारे पूरे पेट में फैलेगा। मैं रोक सकते हैं? बोले रोक नहीं सकते, पर उनको पता था, पर तुम्हारे बाएं हिस्से को ये क्रॉस नहीं करेगा। वो जोशी नहीं थे, वो मॉडर्न मेडिसिन के एमडी थे। बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे मकड़ी का जाला होता है, और इसकी कोई दवा नहीं है, अपने आप ही ठीक होगा। तो लैक्टोकैलामाइन और दर्द की गोलियां उन्होंने मुझे दी, मैं खाता रहा। वजन कम हो गया, कपड़ा पहनना बंद हो गया। 15-16 दिन हो गए। मेरी माँ बोली एक दिन इसको देखिए भाई, ये तो लगता है कि मर जाएगा, खाता पीता नहीं है, सारी रात तड़पता है। और उस दिन मेरे पिताजी ने, जो मुझे रोज ही देखते थे, देखा, और देखने के बोले विसर्प रोग है। मैं विसर्प? बोले जिस तरह सांप कुंडली डाल के बैठता है इसी तरह बैठा हुआ है, जिग जैग। एक अलमारी खोली, उसमें काले रंग का मलहम था, धूल भरी डिब्बी थी, वो साफ करके लगाया। बोले लगा लो, आँख में मत लगाना, मुंह में मत लगाना। उस रात में आराम से सोया।
सुबह इतना ठीक था कि कपड़े पहन के अपने स्कूल चला गया, कॉलेज, नया नया कॉलेज था। दोपहर में आया, मैंने कहा भाऊजी दवा तो बहुत अच्छी है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इससे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। बोले मैं वानप्रस्थ में हूँ, जो कमाना तुम कमाना। जी, यानी कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद के जरिए उन्होंने आपका दूसरा चुटकियों में इलाज आपका दूसरा कर दिया। मैंने कहा पहले क्यों नहीं दी? बोले तुमने मेरे से कहा इलाज कराएंगे। तो वैद्य को अनागत नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। उस समय तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि क्या इनके अंदर अहंकार है जो उन्होंने मुझे नहीं कहा, पर वो ठीक थे। और उसका नतीजा ये है कि आज भी मैं साइन बोर्ड नहीं लगाता हूँ, कभी भी किसी को बुलाओ मत। मैंने कहा अच्छा बाबूजी मुझे इसका नुस्खा बताइए। कहा जाता है कि पुराने वैद्य नुस्खा नहीं बताते, और वो जो नुस्खा था उसने मेरे दिमाग को हिला दिया। नुस्खा था कोबरा सांप की छोड़ी हुई केंचुली, उसको मिट्टी के दिए में बंद किया, सील किया और उपले में जलाया, राख बन गई। नीम के गिरे हुए पत्तों को उठाया, उनको दिए में रखा, उनकी राख बन गई। जितनी जली हुई सांप की केंचुली की राख, उतनी ही नीम की राख और उतना ही गन पाउडर, तीनों को मिला के गाय के घी में लगा के वो दवा बनती है। तब से आज का दिन है। पर उस रात में सोया नहीं। मैं किसने तो सांप देखा, किसने सांप की केंचुली देखी, कितना आविष्कार क्या होगा। तो मैंने कहा ये भयंकर विज्ञान इसके पीछे छपा हुआ है। तो मैंने बीएससी के दौरान ही मेरा ये एक टर्निंग पॉइंट था। पिताजी का ये था, मेंडल का कहानी थी। विश्वास इस ओर तो और मेरा ज्यादा हुआ बढ़ा। कि इसके पीछे ज्ञान है और इसके पीछे छिपे रहस्यों को, ये नुस्खा बना कैसे, काम कैसे करता है, तो इसको दुनिया में लाने का एक जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ। तो ये मेरी कहानी है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पर मेरठ गए और आपने वहाँ पर दिखाया, एलोपैथ तमाम तरह की जो और पद्धतियाँ हैं, उनके बीच आप आयुर्वेद को किस तरह से देखते हैं वैद्य जी? क्योंकि एक चीज़ और बोलूँगी, क्योंकि अब पूरा विश्व का रुझान कहीं ना कहीं आयुर्वेद की तरफ दिखता है हमें। हर कोई आयुर्वेद के जरिए अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता है। तो किस तरह से आप बाकी पद्धतियों के बीच आयुर्वेद को देखेंगे? हर चीज़ की अपनी अपनी उपयोगिता है, क्योंकि चरक ने भी लिखा है कि कोई भी शास्त्र संपूर्ण नहीं है, उसमें समय के साथ चीज़ें आती रहती हैं। और इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि ये शास्त्र हमने अल्प बुद्धि वालों के लिए लिखा है, पर जो लोग हैं वो समकालीन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके एक स्मृति संस्कार करेंगे। तो एलोपैथी का आविष्कार विदेशों में हिप्पोक्रेट के द्वारा हुआ और उन्होंने सोशल साइंसेस के साथ इसको देखा। तो कुछ इमरजेंसी होती थी। आयुर्वेद एक इम्यूनोमॉड्यूलेशन साइंस है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। पर उसके लिए नियम कायदे कानून बहुत सारे हैं, परंतु फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है आकस्मिक जिनसे हो सकती है। तो वो जो एक्यूट कंडीशन थी, वहाँ पर ठीक करने के लिए एक एलोपैथी का आविष्कार हुआ। और ट्रॉमा होते हैं, एक्यूट डिजीजेज होती है, वहाँ पर एलोपैथी काम कर रही थी। आयुर्वेदिक दवा इम्यूनिटी को ठीक करके काम करती है, तो लोग बीमारी नहीं पड़ते थे। पर जब बुखार चढ़ता था तो बचते नहीं थे, क्योंकि सडन इम्यूनिटी के लिए नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि एलोपैथी की जो ग्रोथ हुई विदेशों में, वहाँ पर जो दूसरी साइंस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, वो फिजिक्स है। तो एलोपैथी ने समकालीन साइंसेस को अपने साथ समावेश करके अपना चरमोत्कर्ष देखा और देख रहे हैं। आयुर्वेद हमारा परंपरागत ज्ञान रहा, हम उस परंपरा के साथ ही बैठ गए, हमने उसके उत्थान की बात नहीं की। परंतु आज का जो समय आया है, जहाँ पर हर चीज़ की अच्छाई है व बुराई है, तो हमारे पास हर पैथी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है और हर पैथी की कुछ ना कुछ वीकनेसेस है। आयुर्वेद मेरी माँ है, मैं इससे पैदा हुआ हूँ, इसके साथ पोषण हुआ है। पर ऐसा नहीं कि मैं दूसरी पैथी को ख़त्म करूँगा, परंतु हम दोनों को मिला के जब काम करेंगे तब हम जनता के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैद्य जी, हाल ही में आपकी एक शोध है जो पूरे विश्व में चर्चाओं का विषय बनी हुई है और एक आविष्कार के रूप में पूरा विश्व से ले रहा है, पैंक्रियाटाइटिस। इस बीमारी पर आपने बहुत काम किया। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है, किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है? पैंक्रियाटाइटिस जैसा कि शब्द है, पैंक्रियास के अंदर सूजन, तो सूजन तो बहुत होती है, पर इस सूजन के अंदर एक खासियत ये है कि ये पैंक्रियास की एक ऐसी सूजन है जो रुकती नहीं है जब तक जान ना ले ले। 40% लोगों को कैंसर हो जाता है या किसी भी अटैक में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, बार बार अटैक आते रहते हैं। तो ये नहीं कि एक बार हुआ और आप ठीक होकर बैठ गए, तो आप लगातार ताउम्र जाते रहते हैं। और उसके साथ इतने सारे परहेज होते हैं, दूध नहीं पीना, मलाई नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, प्रोटीन नहीं खाना। तो
तो ज़िंदगी मिजरेबल होती है। तो 72 के दशक में मेरे पिताजी जो अपनी दवा बनाते थे, उन्होंने तांबा, पारा और गंधक के साथ आयुर्वेद में रस शास्त्र, वो रस शास्त्र उस समय में हमारे देश में विकसित हुआ था जो भारत का स्वर्णिम काल था, बौद्ध काल में, नागार्जुन आचार्य के द्वारा। तो उसके आधारित ज्ञान पर उन्होंने एक औषधि बना रहे थे और वो एक मरणासन पैनक्रेटाइटिस के मरीज को, कोई कहता पैनक्रेटाइटिस थी, कोई कहता पैनक्रेटिक कैंसर था, मुझे नहीं मालूम, मैं 9th क्लास में था, मरणासन था, उसको उससे फ़ायदा हुआ। तो ये मेरा पहला एपिसोड था और हम उसको देखते गए। फिर वो दवा बनी, इक्का दुक्का मरीज आते थे, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने भी देखा कि वो दवा बना के ठीक हो रहे थे। तो 97 से, क्योंकि मैं विज्ञान का स्नातक हूँ, मैंने अपने प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और करते करते मैंने देखा कि जिन लोगों को भी पैनक्रेटाइटिस मॉडर्न मेडिसिन में डायग्नोज हो रही है, आयुर्वेद में पैनक्रेटाइटिस नाम का शब्द नहीं लिखा है, तो मॉडर्न में जिसको पैनक्रेटाइटिस लिखा है वो विशेषज्ञ लोग ही करते हैं, उनको ये तांबा, पारा, गंधक के योग से बनी हुई दवा काम करती है। तो करीब 17 साल तक मैंने 48 मरीजों का इलाज इसमें किया था, जिसमें करीब करीब सभी ठीक हुए थे। तो 2014 में हमने देहरादून में एक सम्मेलन किया विशेषज्ञों के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलके, और उसके बाद जो इसकी खबर फैली तो 5.5 साल में करीब 950 मरीज आए हैं, जो कि दुनिया भर के, पूरे देश भर के हैं। और इसमें पेट के ऊपरी हिस्से में अचानक दर्द होता है, पीछे जाता है बैक में, उल्टियाँ लगती हैं, जी मिचलाता है और तेज़ी से वजन कम होता है बहुत लोगों का। और जब ये दर्द होता है पेट का, तो दूसरे पेट के दर्द से अलग ये है कि 2 दिन तक ठीक ही नहीं होता, लगातार कहीं ना कहीं इतना दर्द होता है और ऐसा लगता है किसी ने आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो ऐसे समय में मरीज को इमरजेंसी में एडमिट कराते हैं, उसको ड्रिप से खाना दिया जाता है, मुंह से पानी भी बंद कर देते हैं और पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक वगैरह दे के 5-7 दिन में जब सेटल होता है घर पे भेज देते हैं। पर कई लोगों को 1 हफ्ते के अंदर फिर अटैक आ जाता है, किसी को साल में, किसी को 2 साल में, और ये अटैक आते ही रहते हैं। तो इस दवा को देने के बाद जो ये तांबे के साथ बनी हुई रस औषधि है, हमने देखा कि इनके दर्द होने बंद हो जाते हैं, अटैक बंद हो जाते हैं। और इनको ये, और पैनक्रेटाइटिस में एक चीज़ और होती है, जब अंदर सूजन आ गई पैनक्रियास के, तो इसके एंजाइम्स बाहर आना बंद हो जाते हैं, तो खाना हजम नहीं करते, ये अपने अंदर बॉडी को खाने लगते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोफैगी। तो किसी मरीज का 6 महीने में 50 किलो तक वजन कम होता है, उनको खाना ही हजम नहीं होता है, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ के 40% में कैंसर बन जाती है। तो पैनक्रेटाइटिस, और किसी में अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होती है। जी, तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्यों ह्यूमन बॉडी में या मानव शरीर में पैनक्रेटाइटिस होता है? क्या हमारा जो खान पान है या रहन सहन है वो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इसके पीछे? पैनक्रेटाइटिस का पहला उल्लेख दुनिया में 1682 में ब्राज़ील में आया, जहाँ पर एक डच साइंटिस्ट ने इसको पहचाना। हिंदुस्तान में पहला केस 1937 में आया, और दुनिया भर में इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है कि किस वजह से होता है। टॉक्सिन्स का नाम आता है, उन टॉक्सिन्स में अल्कोहल का नाम सबसे ऊपर है, पर टॉक्सिन्स में कुछ दवाइयाँ भी हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं। एक इडियोपैथिक है कि किसी भी जिसकी कोई वजह नहीं हो, और जेनेटिक भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह इसकी 5-6 हैं। अल्कोहल का नाम सबसे ऊपर है, परंतु हैरानी की बात यह कि ओनली 3% अल्कोहलिक को ये बीमारी होती है। पर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में एक डॉक्टर हैं बम्बई की, बड़ी मशहूर गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, रिसर्च ओरिएंटेड है। उन्होंने जो स्टडी की, उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो ये पैनक्रेटाइटिस होती है, उसका नाम है ट्रॉपिकल क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, जिसमें शराब पीने वाले लोग कम होते हैं। और उन्होंने पाया कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। पर आज मेरा भी एक तजुर्बा है, मेरी करीब 40 इयर्स की प्रैक्टिस है, पिताजी का ज्ञान है। तो मैंने देखा कि पैनक्रेटाइटिस रोग में, जिसमें ज़्यादातर किशोर हैं, युवा है, बिल्कुल ज़्यादातर पुरुष हैं, महिलाएं कम हैं, तो रात को देर तक जागने वाले, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और लगातार मंचिंग करने वाले। जैसे हमारा पेट है, उसे थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए, 12 घंटे का आराम, रात को खाया तो फिर सुबह। तो मंचिंग करने वाले और सुबह नाश्ता नहीं करने वाले लोग। तो आयुर्वेद में बीमारियों के कारण और इलाज में 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया: आहार, विहार, औषध। आहार भी औषध है, हमारा रहन सहन भी है और आहार भी है।
तो इसमें जो विहार है, जो हमारी जीवन शैली हो गई कि हम रात को देर तक जगते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण मेरे तजुर्बे में आया है। और हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाकू लोग हैं, जो रात को ही पढ़ते हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, फिर लॉ बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। आयुर्वेद बैकग्राउंड के बहुत कम है, क्योंकि आयुर्वेद में जो अभी किताबी शिक्षा है उसके लिए हमें ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते। तो रात्रि का जागरण और सुबह नाश्ता नहीं करना एक कारण है। दूसरा, जिम जाने वाले, जिम में हम आयुर्वेद में व्यायाम के लिखे हैं कि कितना व्यायाम करा जाए शरीर के अर्ध बल के हिसाब से, पर आजकल जो जिम चले हैं और उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कोई अपने वजन से चौगना उठा रहा है, कोई प्रोटीन ज़्यादा खा रहा है। तो मिथ्या आहार विहार जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो अनटाइमली है, एज के हिसाब से, खाने के हिसाब से है, तो आधुनिक जीवन शैली का इस पर असर है। और तीसरा जो कारण है, जमीनों में घटते हुए खनिज तत्व, उसकी बदौलत हमारे आहार में, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो चाहे नॉन वेज हो, उनमें जो खनिज तत्व खत्म हो रहे हैं, इन तीनों के समावेश से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। उपचार की बात एक बार फिर से दोहराऊंगी। मैंने बहुत एक चीज़ जो पढ़ी और जो जिसने मुझे भी सरप्राइज करा कि जब इस पैनक्रियाटाइटिस का आप इलाज करते हैं, एलोपैथी में देखें तो डॉक्टर चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर देते हैं, दूध, मलाई, मक्खन। लेकिन जब आपके पास जाते हैं और आयुर्वेद के तरीके से आप जब इलाज करते हैं पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट का, तो आप सबसे पहले उनको ये दूध, दही, मक्खन खिलाते हैं। तो ये कैसे, इसके पीछे क्या राज है? आयुर्वेद की जो रस औषधियाँ हैं, इनकी मात्रा बहुत अल्प होती है और ये तुरंत फ़ायदा करने वाली है। तो मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि विज्ञान का स्नातक रहा हूँ, पर इस दवा को मलाई के अंदर लपेट के खिलाया जाता है और मलाई पहले दिन से ही हजम होने लगती है। इसकी जो शायद एब्जॉर्प्शन है, फैट के साथ ही एब्जॉर्प्शन है, जैसे कुछ विटामिन है। तो इसीलिए हम इसको देते हैं, क्योंकि शहद वगैरह में देते हैं तो किसी किसी को उल्टी हो जाती है, तो मलाई या मक्खन में लपेट के देते हैं और ये दवा पहले दिन से ही फ़ायदा करती है। इतना हैरान होता हूँ कि कई बार मरीज 15 मिनट के अंदर कहता है कि मेरा तो दर्द ठीक हो गया, जबकि ये पेन किलर नहीं है। तो ये जबकि कहीं ना कहीं वैसे मिथ भी है आयुर्वेद से जुड़ा कि आयुर्वेदिक इलाज में एक लंबा समय लगता है, तब कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पॉन्ड करती है या तब फायदा होने लगता है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि कई केसेस में तुरंत ही उनको जो दर्द से राहत मिलती है। मैं जिस बीमारी का भी इलाज करता हूँ उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि वो तुरंत फ़ायदा करे। मेरी एक औषधि है जो कि देश की एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी ने मेरे से फार्मूला ख़रीदा है। एक एलर्जिक राइनाइटिस होती है जिसमें छींकें आती रहती है, और उसके लिए जो एलोपैथी में एंटी हिस्टामिनिक दिए जाते हैं उनका असर 1 घंटे बाद शुरू होता है, साथ में नशा भी होता है। पर ये जो पाउडर है ये मुंह में डालते ही 30 सेकंड में फ़ायदा करता है। तो आयुर्वेद में अगर अच्छी बनी हुई दवा हो, डायग्नोज ठीक हो, तो आयुर्वेद की दवाइयाँ जादू का असर करती हैं कि इतनी देर में कई बार स्टेरॉयड भी फ़ायदा नहीं करते हैं। परंतु आयुर्वेद को एक मिथ बना दिया है। शायद कुछ लोग मरीजों को देर तक अपने साथ रखना चाहते हैं, तो मरीज तो देर तक क्या सारी ज़िंदगी रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा, बशर्ते आप उसको ठीक करके दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही। वैद्य जी, पैनक्रियाटाइटिस की अगर बात की जाए तो कितना लंबा इस बीमारी का इलाज चलता है अगर कोई ग्रसित हो इस बीमारी से, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो कितना खर्च आता है दूसरी पद्धतियों के अनुरूप? देखिए, पैनक्रियाटाइटिस के बारे में मैंने पहले भी बोला कि जानलेवा बीमारी है। अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोग 20 साल होते मर जाते हैं। तो इलाज तो तब होगा ना जब मरीज जिंदा रहेगा, और कुछ लोग 5 साल में, कुछ लोग 10 साल में, और कई ऐसे भी मरीज हैं जो डायग्नोज होने के 24 घंटे के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बीमारी खतरनाक है। तो हम बात करेंगे इलाज कब तक होता है। और हिंदुस्तान में जो मैंने अपना डेटा बनाया है अपने 1000 मरीजों के ऊपर, हमने देखा 10 साल तक तो मरीज खूब आते हैं हिस्ट्री वाले, पर 10 साल की हिस्ट्री के बाद वाले जो मरीज हैं वो कुल 8% है। वो 92% कहाँ गए? क्योंकि हमारे देश में कोई इस तरह का डेटा नहीं है। तो इसका इलाज शुरू में मैंने 7 साल भी किया, 5 साल भी किया, क्योंकि मेरे मरीज 23 साल पुराने हो चुके हैं। परंतु आज की तारीख में हम 1 साल का इलाज करते हैं, और 1 साल के इलाज में 21 दिन हम उनको अपनी देख रेख में खाना पीना रहना सिखाते हैं, क्योंकि वो जो दादा और नाना के घर में की जो हमारी परंपरा थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमें पता ही नहीं खाना क्या है। जो आज की माएँ हैं, एक होती है माँ, एक होती है माता। मैं मरीजों से कहता हूँ आप माँ हैं कि माता है? बोले एक ही तो बात है। मैं नहीं,
माता वो है जिसे बच्चे की मात्रा पता है। तो 21 दिन जब हम रखते हैं तो हम उनकी माता बन के इलाज करते हैं कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इतना ही खाना ज़रूरी है। कुछ ज़्यादा खाना चाहते हैं, कोई खाते ही नहीं है, तो 21 दिन में हम उनको ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद वो घर जाते हैं और हम लगातार उनके संपर्क में रह के 1 साल होते होते हमारे 98% हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, 98%। और ये 1 साल का इलाज है। अब जहाँ तक रही बात पैसे की, तो हमने एक इसका डेटा बनाया मरीजों के ऊपर कि जो मरीज डायग्नोज हो रहे हैं और जो हमारे पास आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, एक एक की बात तो नहीं होती है, तो ऑन एन एवरेज वो 7.5 लाख से 8 लाख रुपया खर्चा करके हमारे पास पहुंचते हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, फॉलोअप विजिट और उसके साथ जो रिलेटेड है। और जो हमारा प्रेजेंट ट्रीटमेंट है वो करीब 3.5 लाख का है, जिसमें 21 दिन उनका रहना, उसके साथ एक तीमारदार का रहना होता है और फिर 11 महीने तक हम उनका फॉलोअप करते हैं डे टू डे। तो अगर एलोपैथी के सापेक्ष देखें तो आधे से भी कम, परंतु पैसा महंगा है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। पर इसको दवा बनाने में 3 साल लगते हैं। सब चीज़ें महंगी है कि लेबर ओरिएंटेड है, परंतु हमारे को ये बड़ी खुशी है कि जो मरीजों की मिजरी है, जो उनके ऊपर फियर है, पैनक्रियाटाइटिस का जो डर है, उस डर से मुक्त होके बिल्कुल ठीक होके लोग रहते हैं। जी वैद्य जी, भारत में ये बीमारी किस तरह से अपने पैर पसार रही है, और अगर बात की जाए पैनक्रियाटाइटिस से बचने की, तो किस तरह की जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए जिससे हम कभी ये रोग हमारे नज़दीक ना पहुँच सके? जी, मैंने जैसे बताया कि भारत में कोई डेटा नहीं है, परंतु मैं अपने अनुभव से ज़रूर बता सकता हूँ। एक रिसर्च पेपर छपा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि भारत के दक्षिणवर्ती राज्यों में बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक ऐसा रिसर्च पेपर है जिसको कई लोगों ने कोट किया है। परंतु हमने भी एक रिसर्च पेपर 2 साल पहले अमेरिका में किया और हमने पाया कि नॉर्थ इंडिया में जो हमारे पास 1000 मरीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मरीज यूपी के हैं, दूसरे नंबर महाराष्ट्र के हैं, तीसरे नंबर दिल्ली के हैं, उत्तराखंड का नंबर इसमें 5वां है, केरल से ज़्यादा है। तो नॉर्दर्न गूगल मैप के हिसाब से नॉर्थ इंडिया में है और ये बीमारी इस तरह बढ़ती जा रही है कि इसकी दवा होती है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। 2006 में उनकी सेल 5000 करोड़ थी और 2018 में उनकी सेल अब 51,000 करोड़ है। और क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा सेल हिंदुस्तान में ही है, तो हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में इसके मरीज सबसे ज़्यादा हैं। जहाँ तक आपने बचाव की बात की, तो मैं आजकल ऊधम सिंह नगर के देहात क्षेत्र में मैंने एक पैनक्रियास का हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पर केवल पैनक्रियाटाइटिस के मरीजों का इलाज होता है। पूरे देश के और कुछ विदेशों से भी मरीज आते हैं, आजकल विदेशों से तो नहीं आ रहे हैं, तो उनका हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो बीमारी है हमारे देश में, उस देहात क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि जब सुबह निकलता हूँ तो ज़मीन में फसल लगने से पहले केमिकल डाला जा रहा है। वो कहते नहीं डालेंगे तो घास भी पैदा नहीं होगी। तो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग, खाद का प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग, उससे हमारे ज़मीन में खनिज तत्वों की तेज़ी के साथ कमी हो रही है। उससे हमारे खाने में, हमारे जैसे मुर्गा ताम्रचूर्ण, तांबा होता था, अब टेरामाइसिन चूर्ण है, वो ख़त्म ही हो गया है, ज़मीन से केंचुए ख़त्म हो गए। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर मैं बोलूँ किसी को कि केवल खान पान करके ही ठीक हो जाओगे तो शायद अतिशयोक्ति होगी, परंतु खान पान रहन सहन को ठीक करके मैं समझता हूँ कि 2/3 मरीजों को कम किया जा सकता है। तो लोग एक नियमित जीवनचर्या बताएं कि रात को कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाएं, खाने से पहले 2 घंटा। ये सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते कि हम खाने से 2 घंटा पहले लें। सुबह की धूप जरूर लें, क्योंकि सब मरीजों में विटामिन डी बुरी तरह से कम है। तो सुबह की 20 मिनट धूप अपनी पीठ पर जरूर लें लोग, और थोड़ा थोड़ा खाएं, कभी भी पेट को ठूस के नहीं खाएं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आधा सॉलिड, 1/4 पानी, 1/4 हवा, अगर नॉर्मल खाना है, और गरिष्ठ खाना है गढ़वाली, कचौड़ी, पकौड़े वगैरह, तब 1/3 सॉलिड, 1/3 पानी, 1/3 हवा के साथ काम करें। दोबारा गर्म करके नहीं खाएं खाना। तो पैनक्रियाटाइटिस एक बढ़ती हुई बीमारी है। लोगों को अपने खान पान, रहन सहन में, बीमार होने से पहले, बीमारी के दौरान और ठीक होने के बावजूद भी, और नहीं होने के लिए भी करनी ज़रूरी है, जो कि आयुर्वेद के अलावा मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम सावधानी बरतें तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं। जैसे हर घर में दोबारा गर्म किया हुआ खाना बनता है, तो दोबारा गर्म करते खाने से ही भोजन की जो मीडियम है उसका पीएच एसिडिक हो जाता है,
उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट में बदल जाता है, भोजन की सारी प्रॉपर्टी बदल जाती है, परंतु प्री कुक्ड फूड बाज़ार में मिल रहा है, फिर लोग घर में पका के खा रहे हैं, तो लोग बीमार होने के लिए पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने बहुत वैद जी बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को बताई, और खास तौर पर पैनक्रियाटाइटिस को लेकर आपने जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को उससे बेहद लाभ मिलेगा। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और वैद जी ने जो जानकारी ली वो आप जो दी है जानकारी वो आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अगले बार संजीवनी के अगले भाग में किसी और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।